लेकिन तब होता कि भाई जले डिप्रेशन पे आइडिया का शुरू हो नमक जाता छिड़का जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आज ही शुरू करते हैं एमडीपी, मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस। एमडीपी को हम लोग रखते हैं मूड डिसऑर्डर में। मूड डिसऑर्डर में बेसिकली दो तरह की बीमारियों को रखा गया है, एक डिप्रेशन को, एक मैनिक डिप्रेशन को। तो ये मैनिक डिप्रेशन जो है इसको रखा गया मूड डिसऑर्डर में। हिप्पोक्रेट्स ने इसकी पहचान सबसे पहले की थी कि कोई ऐसा रोग है जिसमें साइक्लिक मूड में परिवर्तन देखा जाता है। एडोल्फ मेयर ने, जो कि एपीए के सबसे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, 1952 में इसका नाम रखा था एमडी, मैनिक डिप्रेशन इलनेस। और इसको फिर बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जाना गया। ठीक है, मूड डिसऑर्डर से शुरू हुआ, फिर मैनिक डिप्रेशन इलनेस कहा गया, फिर इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया। कहा गया बाइपोलर डिसऑर्डर इसलिए कि एक ही बीमारी का ये दो ध्रुव है, एक साइड कुछ और है, एक साइड कुछ और है। पहले इसका नाम एमडीपी था। एक टाइम में एक ही रोगी में अलग अलग मूड शिफ्टिंग देखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मूड शिफ्टिंग की बीमारी है, मूड में अचानक परिवर्तन। ठीक है, कुछ दिन कॉन्टीन्यूअस डिप्रेशन में रहेगा और अचानक वो मैनिक फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ध्रुवीय है, एक ही आदमी में विभिन्न टाइम पर मूड शिफ्टिंग देखा जाता है। साथ ही एनर्जी, एबिलिटी और एक्टिविटी में भी अनयूजुअल शिफ्टिंग देखा जाता है। एनर्जी चेंज कर जाएगी, एबिलिटी चेंज कर जाएगी, एक्टिविटी बदल जाएगी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, अनयूजुअल शिफ्टिंग है, अचानक, जो रेगुलर में नहीं है, बस अचानक मूड में परिवर्तन हुआ। ठीक है, हम उदास हैं और मूड में अचानक परिवर्तन होगा और क्या होगा, बहुत एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, बहुत एबिलिटी हमारे अंदर अचानक आ जाएगी, बहुत एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही मूड शिफ्ट करेगा, एक्टिविटी हो गई लो और क्या होगा, एनर्जी लो और एक्टिविटी हो जाएगा। डल। तो मूड शिफ्टिंग में चेंजेस यही देखा जाएगा, ये तीन चीज़ों में परिवर्तन देखा जाता है, एनर्जी, एबिलिटी और एक्टिविटी में अनयूजुअल शिफ्टिंग देखा जाएगा। सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? सिम्टम्स क्या हो सकता है? मैनिक फेज में अलग सिम्टम है, डिप्रेसिव फेज में अलग सिम्टम है। मैनिक फेज में क्या होगा, इमोशन की तीव्र अवस्था देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा इमोशन देखा जाएगा। किसमें? मैनिक फेज में। मैनिक फेज में सर। मूड कौन सा एपिसोड होगा? मूड एपिसोड देखा जाएगा, कैसा होगा मैनिक फेज में? जॉयफुल, हैप्पी, इरिटेबल मूड, हाई मोटर एक्टिविटी, ठीक है, जंपिंग मूड, या मूड थॉट चेंज अचानक अचानक आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और टॉकेटिव। 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिक फेज में। एपिसोड क्या हुआ? है मूड एपिसोड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मूड एपिसोड हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि जो बेसिक सिम्टम है वो इमोशन से रिलेटेड होगा, और मूड एपिसोड का मतलब कि एक मूड एक कुछ टाइम तक चलेगा और फिर मूड बदल जाएगा। एपिसोड लंबा चलता है ना, तो बेसिकली देखा गया है कि 15 दिन एक कंडीशन, एक मूड शिफ्टिंग में रहेगा, और फिर अगला 15 दिन मूड शिफ्ट कर जाएगा दूसरे पोलार पर। तो मैनिक फेज में क्या क्या देखने को मिलेगा? जॉय, ठीक है, खुशी देखने को, जॉयफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, हाई मोटर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और मूड में जंपिंग देखा जाएगा, थॉट अचानक अचानक बदलेगा, थॉट में बहुत तेज़ी से तब्दीली आएगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएगा। तो एक बार हमको बता दीजिए कि टॉकेटिव होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, व्यक्ति जॉयफुल होगा, व्यक्ति बहुत खुश होगा, ठीक है। मोटर एक्टिविटी बहुत याद रखिएगा कि मोटर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और डिप्रेसिव में क्या होगा?
फीलिंग ऑफ वॉरी, परेशान रहेगा, फीलिंग ऑफ वॉरी हो गया, एम्प्टीनेस, खालीपन देखा जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस देखा जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखा जाएगा, और नींद की कमी, स्लीप ऑफ ड्रीम, मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी इसमें। मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी। वेरी गुड। और नींद नहीं लगेगा, नींद की कमी, लैक ऑफ ड्रीम, स्लीप। तो गाना गाने लगेगा तो वो टिपिकल हो जाए। सर मेनिया में लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा, डिप्रेशन में तो बहुत नींद आता है। डिप्रेशन में तो पैसिव हो जाता है डिप्रेशन आदमी, में तो नींद नहीं पैसिव हो जाता है, डल हो जाता है, नींद नहीं आती है। इंसोम्निया दोनों में देखने नींद को नहीं आती। मिलेगा, लेकिन व्यक्ति डल होता है, मूड चूंकि लो मूड होता है, ठीक है, कंडीशन, तो व्यक्ति पड़ा रहता है, केचुआ टाइप, लेकिन नींद नहीं आती है। ठीक है, दोनों में नींद नहीं है। ठीक है, सिर्फ पड़ा रहता है, पैसिव। तो आप डिप्रेशन में, डिप्रेसिव फेज में क्या होगा, फीलिंग ऑफ वॉरी होगा, ठीक है, एम्प्टीनेस, खालीपन देखा जाएगा, Hopeless होगा। वर्थलेस भी बोल सकती हैं, होपलेसनेस भी बोल सकती हैं, सैडनेस भी बता सकती हैं। हेल्पलेसनेस होगा। हाँ, ठीक है, जितनी चीज़ें आपको याद हैं, सैडनेस हो गया, Helplessness, हाँ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, इंसोम्निया हो गया, पैसिवनेस हो जाएगा, डल मूड हो जाएगा, ठीक है, लो स्पीच हो जाएगा, मोटर एक्टिविटी लो हो जाएगी। जितनी चीज़ें याद हैं सब बता दीजिए। क्लियर है? तो एमडीपी में हम लोगों ने देखा कि मैनिक फेज में अलग सिम्टम्स, डिप्रेसिव फेज में अलग सिम्टम हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैनिक बिहेवियर चेंज कैसे करे। तो जंपिंग ऑफ आइडियाज़, मैनिक में बिहेवियर चेंजेस भी देखा जाएगा, और डिप्रेसिव में भी बिहेवियर चेंजेस देखा जाएगा। तो किस तरह के बिहेवियर चेंज होंगे मैनिक फेज में? तो जंपिंग ऑफ आइडियाज़, तरह तरह का आइडिया, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी हो चुका है, तो उसको तरह तरह का क्या होगा, आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। और जब आइडियाज़ आने शुरू होते हैं तो जंपिंग ऑफ आइडियाज़ देखा जाता है, कभी इस पर जाएगा, कभी उस पर जाएगा। मेरे पास एक केस है ऐसा, जो हर महीने एक नया प्रोग्राम बनाता है। जब मैनिक फेज में जाता है तो एक नया बिजनेस शुरू करता है। पिछले महीने उसका बिजनेस था लैब खोलना है, इस महीने उसका सिम्टम है कि हमको कैंटीन खोलना है। उसके पिछले महीने, तीसरे महीने में उसका था कि हॉस्पिटल खोलना है, उसके पहले होटल खोलना है। हर महीने उसका चेंजेस आते रहते हैं। कंसंट्रेशन नहीं है ना सर। नहीं, तो ये है जंपिंग ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है, आइडियाज़ आने लगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस इतना होगा, ठीक है, कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, इसलिए डूबता है सारा चीज़। तो इस तरह के व्यक्ति में जो बिहेवियर चेंजेस होगा वो सबसे पहले है जंपिंग ऑफ आइडियाज़ देखा जाएगा। थॉट रेस, विचारों में क्या है, रेस लगा हुआ है कि हम पहले करें, पहले हमारा, कई विचार एक साथ हैं, उसमें रेस लगा हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा उसके बिहेवियर में हाई हो जाएगा। ईजिली डिस्ट्रैक्ट, एक आइडिया से दूसरे आइडिया, या एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर, या एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए जंपिंग ऑफ आइडियाज़ बोला गया है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन देखा जाएगा। इंक्रीज गोल डायरेक्ट एक्टिविटी, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी कि हमको लक्ष्य की तरफ काम करना है, काम शुरू करेगा। और जैसे ही 15 दिन गुजरा कि गया डिप्रेसिव फेज में, असम धान 22 पसेरी। इम्पल्सिव, आवेग देखा जाएगा, बिहेवियर में इम्पल्सिवनेस देखा जाएगा, हाई रिस्क बिहेवियर करेगा। मैनिक फेज में रिस्क बहुत लेगा वो, इसीलिए नुकसान उठाता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में रिस्किंग फैक्टर बहुत हो जाता है। इम्पल्सिव हो जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन देखा जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जंपिंग ऑफ आइडियाज़ देखे जाएंगे, थॉट रेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। तो मैनिक फेज में बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस हम देख रहे हैं।
डिप्रेसिव फेज में क्या चेंजेस होगा? फीलिंग टायर्ड, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। देखिए अभी मेरा सिम्टम यही है, हर वक्त टायर्ड, थका हुआ, कभी कभी तो लगता है कि थक गए हैं एकदम। स्लो डिसीजन, लेकिन ये नहीं है मेरा, डिसीजन अभी भी बहुत फास्ट है। रेस्टलेस, बेचैनी सर ये थकान मेंटल प्रेशर हो सकता की है। वजह से हाँ भी तो हाँ, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप डायग्नोस कर लीजिए खुद। 4 बताएंगे, 3 नहीं बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ रखें इनको, डिप्रेसिव फेज में रखें कि नहीं रखें। यस सर। तो आप बताइएगा, पूछेंगे, इसीलिए हमने अपना एग्जाम्पल दिया है। तो फीलिंग टायर्ड, थकान है। स्लो डिसीजन नहीं है। रेस्टलेस, बेचैनी है। थॉट ऑफ सुसाइड नहीं है। ठीक है, तो डिप्रेसिव में बिहेवियर में ये 4 चीज़ें देखी गई, 2 है 2 नहीं है। अब बताइए डिप्रेसिव फेज में रखा जाए? 2 सिम्टम्स मिल रहे हैं, 2 नहीं मिल रहे हैं। बिहेवियर चेंजेस, नहीं सर, नहीं रखा जाएगा सर, नहीं रखा जाएगा, रख सकते क्योंकि इसके ड्यूरेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ये सिचुएशनल बेस्ड मेंटल स्ट्रेस में रख सकते हैं, लेकिन इसको डिप्रेशन में नहीं रख सकते क्योंकि अच्छा डिप्रेशन के कुछ टाइप हमने बताए थे। मिक्स्ड तो नहीं हो गया सर? हैं? जी जी सर, डिप्रेशन के टाइप आपने बताया। मेनिया का मिक्स्ड, मैनिया का इसका मिक्स्ड फेज तो नहीं है? हाँ मिक्स फेज आएगा, मत डराइए। मिक्स्ड में क्या होगा? मैनिया प्लस डिप्रेशन, दोनों के लक्षण देखे जाएंगे एक ही समय पर सर। एक ही समय में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा। डिप्रेसिव फेज के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिक सिम्टम्स क्या हैं हमारे? वर्थलेसनेस, एम्प्टीनेसनेस, ठीक है, सुसाइडियल थॉट, लो मूड, मोटर एक्टिविटी लो, ठीक है, ठीक है, निगेटिव थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नेगेटिव थॉट की वजह से आपको सारा डिप्रेसिव मूड होगा। जो संसार का परसेप्शन निगेटिवली करेंगे तो यहीं से डिप्रेशन की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे अंदर अगर हमने कहा कि फीलिंग टायर्ड, तो ये थकान जो है किसी और वजह से हो सकता है, ओवर वर्क हो सकता है, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या हमने प्रेशर ले लिया है कि हमको बहुत बेहतर करना है, और हम ना भी करें तो मेरा काम चल जाए, लेकिन हमने प्रेशर ले लिया हो। ठीक है, हो सकता है कि फिज़िकली हम कमज़ोर हो गए हों, ठीक है, खांसते खांसते बदन हमारा लग रहा है कि अब टूट जाएगा, ठीक है, थक गए हैं, कभी कभी तो लगता है कि इतना थक गए हैं कि अब मर ही जाते तो ठीक था। सर खांसी के बाद वीकनेस हो जा रही है। तो कोरोना वाला तो सर, इसमें आपको फंस जा रहा है ना, हम लोग कोरोना वाले न हैं। यस सर, पोस्ट कोविड इफेक्ट है ये, नहीं झेल पा रहे हैं, इम्यूनिटी हम लोग की बहुत ख़राब हो चुकी है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग आ गए कि मैनिक फेज में बिहेवियर चेंजेस क्या होंगे और डिप्रेसिव फेज में बिहेवियर चेंजेस क्या होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका सवाल वो पूछेगा, इतनी बात तो हर कोई बता देगा, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 क्या है? मिक्स्ड सिम्टम, 7 डेज मैनिया, सुसाइडियल रिस्क, ठीक है। बाइपोलर 1 में क्या है? मैनिक फेज देखा जाएगा, ठीक है, 7 दिन तक मैनिया देखा जाएगा, और सुसाइडियल रिस्क क्या है इसमें? 36% है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको डाटा दे रहे हैं कि मैनिया फेज में सुसाइड का रेट कैसा है? 36%, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिप्रेसिव फेज में व्यक्ति के सुसाइडियल थॉट देखे जाते हैं, और ज़्यादातर कंडीशन में व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है, तो बाइपोलर 1 याद रखिएगा, ये मैनिया से रिलेटेड है। 7 दिन लगातार मैनिक फेज में होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे मैनिया फेज कम होता चला जाएगा, और इसमें क्या होगा? सुसाइडियल रिस्क 36% है। बाइपोलर सुसाइड का ये भी रीजन हो सकता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन का ज्यादा प्रभाव हो। नहीं, सुन लीजिए, बताते हैं, पहले क्लियर कर दें। जब हम
कंप्लीट कर लेंगे फिर सवाल डालिएगा, आपका सवाल अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है। बाइपोलर 2, 1 के बाद 2 है। 2 जो है वो हमारा डिप्रेसिव फेज है, ठीक है, और सुसाइडियल रिस्क जो है वो 32.4% है, ठीक है। अब बताइए कि सुसाइड का जो रिस्क है वो मैनिक फेज में ज़्यादा क्यों है, जबकि हम लोग जानते हैं कि डिप्रेसिव फेज में सुसाइडियल थॉट ज़्यादा आता है और व्यक्ति वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस महसूस करता है, ठीक है। तो उसमें सुसाइड के ख़तरे ज़्यादा हैं। फिर भी एमडीपी के केस में मैनिक फेज में सुसाइडियल अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा देखा गया। क्यों? बहुत सिंपल सा है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, व्यक्ति हो गया इम्पल्सिव, आवेग में, ठीक है। डिप्रेशन में तो हमको थॉट आ रहा है, ठीक है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, टाइम लगेगा, ठीक है, हमको डिसीजन ले, चूँकि डिसीजन मेकिंग है नहीं। डिप्रेसिव फेज में हमारा डिसीजन क्या होता है, भोथड़ा हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो जल्दी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इम्पल्सिव में क्या होता है, आवेग में वो निर्णय ले लेता है। चूँकि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ चुकी है बॉडी में, इम्पल्सिव हो चुका है, इसलिए जैसे ही सुसाइड के थॉट आए वो अटेम्प्ट कर देगा, एक्शन ले लेगा उस पर। इसीलिए मैनिक फेज में 36% सुसाइडियल रिस्क देखा गया है, ठीक है। अब बोलिए नीतू। वो मैं कह रही थी कि जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के कंडीशन में भी सुसाइड अधिकतर देखा गया है, एंजाइटी में नहीं देखा जाता है। कोई भी सर, जैसे जो भी व्यक्ति है उसको तो मतलब होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो चिंता जाता में होपलेस नहीं होता है, चिंता में फियर होता है। आप साइकोलॉजी की हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंजाइटी में होते हैं तो एंजाइटी न्यूरोसिस की पहचान क्या है, कौन बताएगा? मोनी। और भय की आशंका, अनफॉरसीन फियर और एक्सपेक्टेशन ऑफ, किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन है? कुछ बुरा होने का, कुछ ना कुछ बुरा होने का एक्सपेक्टेशन है, उसको उम्मीद रहती है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, इस बात से वो परेशान रहता है। वो वर्थलेस महसूस नहीं करता है, वो हेल्पलेस महसूस नहीं करता है, वो सिर्फ डर में जीता है, ठीक है। और डर किस चीज़ का है कि बुरा ना हो, अब बुरा ना हो और हम अपने ही बुरा कर लें, सुसाइड कर लें। नहीं सर, होगा? समझ गई? नहीं होगा। पता नहीं क्या, जब हम बुरा होने से ही डर रहे हैं तो हम अपना बुरा कैसे कर सकते हैं? हम इस बात से डरे हुए हैं कि बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए और हम बुरा ही काम कर लें, नहीं होगा, जी सर। ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो और इनसिक्योर रहता है ना, तो अपने को सिक्योर करने की कोशिश करता है। एंजाइटी के कंडीशन में जो रोगी होते हैं वो खुद को बचाने के लिए दूसरे पे भी तो वो मतलब गलत इफेक्ट करते हैं या फिर उसको हार्म पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं होता है? नहीं, इम्पल्सिव में होगा। जब अगर आवेग में आ गया, एंजाइटी में व्यक्ति में गुस्सा देखा जाता है, फ्रस्ट्रेशन देखा जाता है, फ्रस्ट्रेशन लीड टू एग्रेशन, एग्रेशन देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एग्रेशन ये टुवर्ड्स सेल्फ नहीं होता है, अपनी तरफ नहीं होता है, टुवर्ड्स अदर होगा, अदर्स होता है, दूसरे को, ठीक है। ओके। और इनसाइट की भी कमी होती है ना सर? हाँ, इनसाइट तो डिसीजन नहीं ले पा रहा ना, घबराया हुआ है तो कैसे लेगा डिसीजन? जी। सूझ उत्पन्न हो जाएगा तो समझ नहीं जाएगा कि हमको क्या करना है सिचुएशन में। फिर आपका तीसरा जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का टाइप, वो है बाइपोलर नॉट अदर स्पेसिफाइड। कुछ कंडीशन जो DSM-5 में रखे गए हैं कि MDP के केस में इतने दिन मैनिक फेज होना चाहिए, इतने दिन डिप्रेसिव फेज होना चाहिए, ये लक्षण होने चाहिए। तो कुछ लक्षण मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं मैच कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं बाइपोलर नॉट स्पेसिफाइड। उसको कहीं नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बाइपोलर में नहीं रख सकते हैं, डिप्रेशन में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मैनिया फेज में भी नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको नॉट स्पेसिफाइड में रख देते हैं। कभी कभी मूड चेंजेस, ठीक है, मूड शिफ्टिंग, ठीक है। अब हमारा महीने में 3 दिन बोलने का एकदम मन नहीं करता है,
एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम नहीं मन करता है कि एक लफ्ज़ भी बोले हम। मूड शिफ्ट हो गया। लेकिन डिप्रेशन के केस में तो नहीं है, मैनिक फेज में भी नहीं है, लेकिन मूड में तो शिफ्टिंग हो गई। कहाँ रखेंगे? लो मूड है, बोलने की ख्वाहिश नहीं, बायोपोलर नॉट अदर स्पेसिफाइड में, नॉट अदर स्पेसिफाइड, कहीं नहीं रख सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद चौथा जो टाइप है वो है साइक्लोथेमिया, ठीक है। साइक्लोथेमिया में जो लक्षण हैं मैनिक फेज के और डिप्रेसिव फेज के, दोनों बहुत हल्के हल्के होते हैं, मेजर सिम्टम्स नहीं होता है। मैनिक फेज में भी सिम्टम बहुत हल्का होगा और डिप्रेसिव फेज में भी सिम्टम बहुत हल्का होगा। इसको रखा गया साइक्लोथेमिया, यानी 4 रखे गए में, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर नॉट स्पेसिफाइड और चौथा साइक्लोथेमिया, ठीक है। और ये डिप्रेशन कैसा होगा? 2 साल तक चलेगा। हल्का मैनिक, हल्का डिप्रेशन, ड्यूरेशन कितना है साइक्लोथेमिया में रखने के लिए? 2 साल कंटिन्यू, तब जाके हम इसको साइक्लोथेमिया में रखेंगे, 2 साल, ठीक है। कॉजेज क्या है एमडीपी का? कैटाकोलामाइन, डोपामाइन, डोपामाइन स्लो हो जाएगा, सेरोटोनिन देखा जाएगा। क्या होगा? सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाएगा। जहाँ हाई लो की बात हो, जहाँ नहीं समझ में आए इंटरव्यू में कि हाई होगा कि लो होगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। लो होगा ना सर उसमें? अगर नहीं याद आ रहा है इंटरव्यू में तो क्या कीजिएगा? इम्बैलेंस, एक वर्ड यूज कीजिएगा, इम्बैलेंस। सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाएगा, समझ गई? क्लियर है? क्या वर्ड अगर नहीं याद आया कि हाई होगा कि लो होगा, तो वैसे कंडीशन में एक शब्द बोल के निकल जाइएगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इम्बैलेंस में हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जब दोबारा वो खोदेगा, ठीक है, नहीं खोदेगा जनरली, ठीक है, चूंकि एक टेक्निकल वर्ड आप यूज़ कर रही हैं। देखिए डोपामाइन क्या होता है? काम स्लो करने लगता है, ठीक है, यानी कम निकलेगा। डोपामाइन हाइपोथेसिस कहाँ कहाँ काम करता है? डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया में। डिप्रेशन में स्लो हो जाता है, डिप्रेशन में। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? बढ़ने से वहाँ भी कम हो जाता है, वहाँ भी कम होगा। नहीं सर, बढ़ता है ना, डोपामाइन बढ़ता है तब होता है ना सिजोफ्रेनिया। कम होने से बताइए आप लोग। पार्किंसन होगा। हाँ, कम डोपामाइन बढ़ने से सर, कम होने से पार्किंसन होता है। डोपामाइन हाइपोथेसिस क्या बताता है? डोपामाइन की अधिकता के कारण डोपामाइन अधिकता से सिजोफ्रेनिया के लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एमडीपी के केस में डोपामाइन क्या होता है? कम हो जाता है, एक बैलेंस लेवल से नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? हैं? कम सर, कम हो जाएगा। पक्का? डिप्रेशन में तो कम हो जाता है सर। पक्का? सर डिप्रेशन में ज्यादा, डिप्रेशन में मैनिक में ज्यादा कम एक मिनट। होगा और मैनिक में ज्यादा होगा। एक मिनट, मैनिक में ज्यादा होगा, ठीक। सेरोटोनिन है क्या हमारा? हैप्पीनेस, वेरी गुड, हैप्पी हार्मोन। इसको हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये अगर कम निकलेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ज़्यादा निकलेगा तो मैनिक फेज में जाएंगे। समझ रही बात? क्लियर है? तो जब हम डिप्रेशन के कंडीशन में जा रहे हैं, इसका मतलब कि सेरोटोनिन का सेक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। और जब हम मैनिक फेज में जा रहे हैं तो सेरोटोनिन हाई हो रहा है। उसी तरीके से डोपामाइन जब हाई होगा तो हमारा मूड लो हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन नहीं आएंगे, मूड रेगुलेटर का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद नॉर इपिनेफ्रिन है। नॉर इपिनेफ्रिन कब होगा काम? क्या करेगा नॉर इपिनेफ्रिन? साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ाता है, ये साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ा देगा। इमोशन में क्या होता है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट
हाँ जी जी तो हमारा I can साइकोमोटर feel it. एक्टिविटी बढ़ न गया, जी कुछ भी करने के लिए हम एक्शन में आ गए। तो नॉर इपिनेफ्रिन जो है हमारे मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो मोटर एक्टिविटी कब इंक्रीज होती है? मैनिक फेज में। मैंने डिप्रेसिव फेज में तो लो हो जाता है। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि हाँ। ये सारे केमिकल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर गाबा है, ठीक है। स्ट्रेस है, तनाव भी जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गए। फिर एक जेनेटिक फैक्टर है कि अगर माँ बाप में ये बीमारी किसी को रही है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। इलाज कैसे कीजिएगा? कौन सी थेरेपी दी जाए? मूड स्टेबलाइजर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दवा देंगे, मूड को स्टेबलाइज करेंगे। मूड स्टेबलाइजर समझती हैं? किसके किसके घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है? स्टेबलाइजर जी सर। क्या करता है स्टेबलाइजर? सर स्टेबल करने के लिए क्या करता क्या है स्टेबल में? क्या करता है वो? वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? क्या करता है? अगर वोल्टेज हाई आ गया तो ऑटो कट हो जाएगा, नॉर्मल करेगा उसको, ऑटो कट हो जाएगा। नॉर्मल करेगा उसको, कम हो जाए तो फिर भी नॉर्मल कर कम है तो कम करेगा बढ़ाएगा। तो कम हो जाएगा तो ज़्यादा करेगा, बढ़ा देगा, ज्यादा उसको नॉर्मल बैलेंस पे लेके जाएगा। तो मूड स्टेबलाइजर में भी यही है कि अगर मूड आपका लो है तो उसको रेगुलेट करके नॉर्मल पे ले जाएगा, और अगर हाई है, मैनिक फेज में चले गए, तो उसको रेगुलेट करके नॉर्मल पे लाएगा। इसीलिए इसको मूड स्टेबलाइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन है मूड स्टेबलाइज़र की, ठीक है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी देंगे डिप्रेशन से निकालने के लिए। फिर एंटी साइकोटिक ड्रग भी चलेगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल थेरेपी में क्या दीजिएगा? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़फुल है, ठीक है। मैनिक फेज में अगर बहुत ज़्यादा चला गया है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया है, तब हम उसको देंगे ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसका पहले नाम था शॉक थेरेपी, ठीक है। तो ECT दिया जाएगा। क्लियर है? जी जी तो MDP में हम लोगों ने देखा कि कुछ MDP की जो पहचान थी, सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। मेयर ने इसका नाम क्या रखा? बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको APA के जो अध्यक्ष थे एडोल्फ मेयर, उन्होंने इसका नाम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर कहा। पहले बाइपोलर इलनेस कहा, बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर में रखा गया इसको, ठीक है। और DSM-5 के अंतर्गत इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर नॉट स्पेसिफाइड और साइक्लोथेमिया, ठीक है। मैनिक फेज के सिम्टम्स आपको पता हैं, डिप्रेसिव से फेज के सिम्टम्स आपको पता है, क्या बिहेवियरल चेंजेस होगा दोनों कंडीशन में, ये बता दिया गया, ठीक है। और कौन कौन से कॉजेज़ हैं आपको बता दिया गया। कोई दिक्कत MDP में? नहीं सर। चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत है तो। डिप्रेशन यह व्यक्ति के फंक्शन करने की एबिलिटी एवं मूड को प्रभावित करता है। डिप्रेशन क्या है? व्यक्ति के फंक्शन, एबिलिटी और मूड, 3 चीज़ को प्रभावित करेगा कि हमको जो काम करना है, हमारी जो योग्यता है और हमारा जो मूड है, ये तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। इसमें वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिम्टम्स देख लें क्या है? एम्प्टीनेस, खालीपन देखा जाएगा, सैडनेस, उदासी देखी जाएगी, लो इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। लो एनर्जी का लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा, किसी चीज़ में उसको ताकत नहीं मिलेगी, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख की कमी देखी जाएगी, अटेंशन की कमी देखी जाएगी, व्यक्ति वॉरी रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम बता दीजिए डिप्रेशन के। सर लैक ऑफ एपेटाइट होगा, लिख दिया, बता दिया, भूख की कमी हमने बोला है हिंदी में। सर वरीड होंगे, परेशान भी बोल दिया हमने।
लगना, नींद नहीं आना, सबका धुलाई करेंगे। सर थिंकिंग ऑफ डेथ होता है, अटेम्प्ट नहीं होता है। सुसाइडियल थॉट, सुसाइडियल थॉट, हाँ वही, ठीक है। थिंकिंग ऑफ डेथ। हाँ, सुसाइडियल थॉट बोलिए, उसको टेक्निकल वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है। ये छूट रहा था, यही हम सुनना चाह रहे थे कि सुसाइडियल थॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट की टेंडेंसी, साइकोमोटर एक्टिविटी लो हो जाएगी, इंटरेस्ट लो हुआ, एनर्जी लो हुआ, साइकोमोटर एक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो इतने सिम्टम हैं। टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? डिस्थेमिया, सबसे पहला आते हैं डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में क्या होगा? परसिस्टेंट डिप्रेशन, लगातार डिप्रेशन में व्यक्ति देखा जाता है। निगेटिव इमोशन देखा जाएगा इसमें, हैं? आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करेगा। हाँ, आंख झुकी हुई रहती है इसमें व्यक्ति, चूंकि मूड लो होता है इसलिए वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है। अरे इस पर तुमको शेर याद आ गया, सुना दीजिए सर। चलिए बाद में लोग कहे पढ़ाते कम है, शेरे सुनाते हैं ज़्यादा। उससे याद रहता है सर, तो इस टाइम सर ने ये शेर सुनाया था। अच्छा, मूड फ्रेश हो चलिए। जाता है। डिस्थेमिया में हम लोग बता रहे हैं कि परसिस्टेंट डिप्रेशन देखा जाएगा, और ये परसिस्टेंट डिप्रेशन का मतलब कि डिप्रेशन लगातार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, साइक्लिक चेन नहीं देखा जाएगा कि ये डिप्रेशन किसी टाइम में चला गया, कंटिन्यू है, ठीक है। निगेटिव इमोशन देखा जाएगा, इमोशन जितने हैं निगेटिव। अब इमोशन कौन सा, निगेटिव इमोशन कौन सा हो गया? फियर होगा, वॉरी होगा, सैडनेस होगा, माइल्ड मॉडरेट डिप्रेस्ड हो ठीक जाएगा। है। ये सारे इमोशंस जो हैं वो निगेटिव इमोशन हैं, जिसमें हम उदासी देखेंगे, जिसमें हम खालीपन देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी बुलाया, बोले खुद ही भूल गए। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, व्यक्ति में कंसंट्रेशन की कमी देखी जाएगी, व्यक्ति में वॉरी देखा जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस देखा जाएगा, सुसाइडियल थॉट देखा जाएगा, और 2 साल तक मूड ऑफ रहेगा, ठीक है। और ये 2 साल जो होता है वो शादी के बाद गिना जाता है। नहीं, इसको याद मत कीजिएगा। इसमें बताया नहीं गया कि ये 2 साल कौन सा पीरियड है, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन जो है वो डिस्थेमिया में 2 साल कंटिन्यू डिप्रेशन परसिस्ट करेगा, और डिप्रेशन के जो सारे लक्षण हैं वो याद रख लीजिए, ठीक है। ये क्रॉनिक डिप्रेशन कहलाता है। हाँ, कहला सकता है, चूंकि लंबे समय से है ना चिरकालिक, तो ये कहला सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? बाइपोलर डिप्रेशन। इसमें वही कहानी है, मूड स्विंग। तीसरा जो है वो सैड है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, ठीक है। और ये सीजन पर डिपेंड करेगा, बेसिकली विंटर्स में और रेनी सीजन में। इसके बाद है पीएनडी। पीएनडी क्या है? पोस्ट नेटल डिप्रेशन। पोस्ट नेटल बोलते हैं डिलीवरी के बाद का टाइम। तो वैसे कंडीशन में भी औरतें जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद भी डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड टू डिलीवरी है ये पीएनडी, पोस्ट नेटल डिप्रेशन। फिर 5वां है माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन। माइल्ड यानी हल्का, मॉडरेट यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ। तो माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन में क्या होगा? मूड हमारा लो हो जाएगा 2 वीक से ज़्यादा। वहाँ 2 साल था किसमें? डिस्थेमिया में, और यहाँ 2 हफ्ता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि माइल्ड और मॉडरेट में क्या होगा? 2 हफ्ते का डिप्रेशन देखा जाएगा। 2 हफ्ते डिप्रेशन नहीं देखा जाएगा, मूड ऑफ देखा जाएगा। किसी ने आज हमको सलाह दिया था कि सर आपको बहुत ठंडा लगता है। हमने हाँ लगता है। तो उन्होंने कहा कि आप शायद पत्नी से बात नहीं करते हैं।
तो हमने कहा कि नहीं करते हैं, कहेंगे नहीं आप कीजिए ना, पत्नी ऐसा बात बोलेगी ना कि तन बदन में आग लग जाएगा कि मूड गर्म हो जाएगा। सर ठीक है। तो माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन में आपको बात करनी है कि लो मूड रहेगा 2 हफ्ते तक, ठीक है। मूड लो मूड और मूड ऑफ, ज़्यादातर टाइम में मूड ऑफ ही रहेगा। हम लोग जनरली बात यूज़ करते हैं कि हमारा मूड बहुत ऑफ है, ठीक है। तो मूड ऑफ में क्या होता है, चिड़चिड़ापन देखा जाएगा। तो माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन में आप देखिएगा कि लो मूड होगा और व्यक्ति में मूड ऑफनेस देखा जाएगा। फिर आइए आप साइकोटिक डिप्रेशन में। तो साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होगा, जब साइकोटिक वर्ड यूज़ हो गया तो यहाँ पर हैलुसिनेशन और डिलूजन दोनों देखने को मिलेगा। साइकोटिक वर्ड जहाँ यूज़ हो जाए ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर ये 2 लक्षण ज़रूर ले आइएगा, ठीक है। राम और लक्ष्मण को दोनों एक साथ ले आइएगा। कौन कौन सा? इल्यूजन मत ले आइएगा, इल्यूजन गलती से भी मत लाइएगा, इल्यूजन नॉर्मल, ठीक है। साइकोटिक में डिलूजन और हैलुसिनेशन, ठीक है। और ज़रूर कहीं बोलिएगा ताकि वो जाके पूछे कि हैलुसिनेशन क्या है और डिलूजन क्या है, पूछ लेगा वो, ठीक है। इसलिए जब क्वेश्चन को उसको एराइज कराना हो ना तो ये ज़रूर बताइएगा। तो डिप्रेशन के लक्षण के साथ साथ, डिप्रेशन का लक्षण तो देखा ही जाएगा जो कॉमन लक्षण है, उसके अलावा डिलूजन और हैलुसिनेशन देखा जाएगा साइकोटिक डिप्रेशन में। एटिपिकल डिप्रेशन, अब एक विशेष प्रकार का डिप्रेशन है। कैसा डिप्रेशन है कि रेगुलर डिप्रेशन में रहेगा आदमी, इसमें भी रेगुलर डिप्रेशन में है, लेकिन कोई बढ़िया इवेंट हुआ, ठीक है, पॉजिटिव इवेंट हुआ, कुछ घटना घटी तो खूब खुश हो गए और उस टाइम मूड ठीक हो जाएगा। और फिर शादी ब्याह हुआ तो खूब मस्ती किया, फिर आकर क्या हो गए, मूड ऑफ, ठीक है। तो ये टिपिकल डिप्रेशन में पार्टिकुलर टाइम जब कुछ अच्छे इवेंट्स हों, जब पॉजिटिव घटनाएं घटे तो मूड अच्छा रहता है, बाकी टाइम में मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी देखा जाएगा इसमें। और एक और है प्री मेंसुरल डिप्रेशन, मेंसुरल साइकिल के पहले, ठीक है, मेंस से पहले जो चिड़चिड़ाहटपन लड़कियों में, मूड ऑफनेस या डिप्रेसिव सोच के ही वो परेशान हो जाती हैं कि अब हमको इस फेज से गुजरना है, तो वैसे कंडीशन में डिप्रेशंस के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 टाइप देखा डिप्रेशन का, ठीक है। डिस्थेमिया, कौन कौन बताएगा, एक एक बता दीजिए सारे लोग। डिस्थेमिया, बाइपोलर, सैड, डिप्रेशन, पीएनडी, माइल्ड एंड मॉडरेट, माइल्ड एंड मॉडरेट, साइकोटिक डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन एंजाइटी और प्री मेंसुरल और डिप्रेशन, पीएमडीडी। ठीक है। अरे बाप रे बाप, चार्ज किया। क्लियर है डिप्रेशन? एक मिनट, चलिए। हिस्टीरिया नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है सर। कहाँ? फ्रायड की किताब में? हम लोग जब पढ़ते थे ना तो यही मेन बीमारी यही थी, हिस्टीरिया, एमडीपी और सिजोफ्रेनिया, पैरानोइया, ये 4 ठो क्वेश्चन रहता था। ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है चूँकि इसको बताना ज़रूरी है कि जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आया था कन्वर्शन, ठीक है, याद है ना कल, जिसमें फिजिकल सिम्टम क्या करता है,
फिजिकल सिम्टम व्यक्ति शो करता है अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, अपने तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए। तो हिस्टीरिया में ये देखने को मिलेगा आपको। हिस्टीरिया शब्द की उत्पत्ति हिस्टेरस से हुई है। हिस्टेरस एक वर्ड है लैटिन भाषा का, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यूट्रस से रिलेटेड। ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक इसे हिस्टीरिया नाम ना देकर अब इसे डिसएसोसिएटिव तथा कन्वर्शन कहा जाता है। दो तरह का नाम, पहले हिस्टीरिया के नाम से ये मशहूर था, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिसएसोसिएटिव और कन्वर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं, एक डिसएसोसिएशन और दूसरा कन्वर्शन। ये दो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम करता है। हिप्पोक्रेट्स ने इसे हिस्टीरिया का नाम दिया था। हिस्टीरिया की खोज भी हिप्पोक्रेट्स ने की थी, यानी एमडीपी को भी उन्होंने ही नाम दिया था और हिस्टीरिया को भी का भी नाम उन्होंने दिया था। हिप्पोक्रेट्स का नाम बहुत इसमें आता है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन को बताने में। हालांकि क्लिनिकली ट्रीटमेंट के रूप में अगर नाम आएगा क्लिनिकली मेडिसिन में, तो वो फिलिप पाइनेल का नाम आता है। और ऐसे जितनी बीमारियों की चर्चा की गई थी शुरू में, सब हिप्पोक्रेट्स ने किया था। मेडिकल लाइन में चूंकि ये मेडिसिन के सबसे बड़े ज्ञाता थे हिप्पोक्रेट्स। सर, चार्ल्स लिपोइस ने हिस्टीरिया के कारण नर्वस सिस्टम को माना था। आते हैं, याद कीजिएगा। जी जी जी। तो हिप्पोक्रेट्स को क्यों फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन है वो, इसीलिए जितने डॉक्टर होते हैं ना, वो जो ओथ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिप्पोक्रेटिकल ओथ बोलते हैं। ठीक है, 3 इडियट देखा होगा तो उसमें बताया गया था, ध्यान से नहीं देखा आपने। हिप्पोक्रेट्स ने इसे हिस्टीरिया का नाम दिया था, जिसकी चर्चा उन्होंने रेस्टलेस तथा माइग्रेट यूट्रस के आधार पर की थी। उन्होंने कहा कि यूट्रस की बेचैनी और यूट्रस का माइग्रेशन, यानी यहाँ से वहाँ मूव करना, ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने हिस्टीरिया की व्याख्या की थी, हिस्टीरिया की चर्चा की थी। लेकिन बाद में फ्रायड और ब्लूलर ने इस पर बहुत काम किया और उन लोगों का मानना था कि हिस्टीरिया जो है वो न्यूरोसिस का एक प्रकार है, जो कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद कोई घटना घट गई ऐसा जो ट्रॉमा वाला है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अचेतन रूप से यानी अनकॉन्शियसली वो लक्षण प्रस्तुत करता है। कोई घटना घटी, ठीक है, कोई घटना घटने के बाद वो अनकॉन्शियसली एक्सप्रेस होता है। तो फ्रायड का मानना था कि अगर कोई ऐसी घटना जो कि ट्रॉमेटिक हो, वो गुज़र गया है, पेशेंट उससे अगर गुज़र गया है तो दोबारा वो उस कंडीशन में जाना नहीं चाहता है और अनकॉन्शियसली क्या करता है, वो उससे बचने के लिए कुछ सिम्टम्स डेवलप करता है। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में सबसे पहले देखा गया कि ये बीमारी सिर्फ औरतों की बीमारी नहीं है। प्लेन उड़ाने वाले, जेट उड़ाने वाले जो फाइटर थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि उनको दिख नहीं रहा है, ठीक है, फिजिकल सिम्टम में उन्होंने बताया कि हमारा आँख काम नहीं कर रहा है। गन उठाने वाले जो फोर्स के जो जवान थे, उन्होंने कहा कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बंदूक चलाने में। लेकिन अदर्स फंक्शन में देखा गया कि वो खाना खाते वक्त उनका हाथ काम कर रहा था, बाकी सारे काम में उनका हाथ काम कर रहा था, और जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनको जहाज़ उड़ाने के वक्त ही नहीं दिखाई दे रहा था, बाकी सारे कामों में उनको चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो ये जो सिम्टम्स देखने को मिला सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में, तो वहीं से ये थोड़ा सा परिवर्तन आया कि हिस्टीरिया जो है वो सिर्फ फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि इसके लक्षण मेल में भी देखे गए। और ये देखा गया कि व्यक्ति क्या करता है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए, उस ट्रॉमेटिक इवेंट से बचने के लिए फिजिकल सिम्टम को शो करता है, फिजिकल सिम्टम दर्शाता है। और ये सारे सिम्टम किससे रिलेटेड होंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे या नहीं होंगे?
सर जरीना सर कुछ बता रही जी। थी। ये उसी ऑर्गन में डिफिकल्टीज देखी जाएगी, ठीक है, जी उसी ऑर्गन में सिम्टम्स देखे जाएंगे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। जी सर। ये निकल के आया था, ये बता रही थी जरीना। जी जी सर, वो याद है कि चार्ल्स लिपोइस ने ये बताया था कि चार्ल्स? नर्वस सिस्टम का सही रूप से, चार्ल्स लिपोइस, LEPOIS। अच्छा, हाँ, क्या बताया उन्होंने? इन्होंने बताया था कि हिस्टीरिया के जो कारण है वो नर्वस सिस्टम का सही रूप से काम नहीं करना भी इसका कारण समझा जाता है। इसीलिए बोला ना कि जितने भी सिम्टम्स दिखेंगे वो किस चीज़ से होंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये एक स्टडी में देखा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्सन डिसऑर्डर जो है उसमें क्या होता है। कन्वर्सन डिसऑर्डर जिसे मॉडर्न हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगर मॉडर्न हिस्टीरिया की बात कहे, ठीक है, ओल्ड हिस्टीरिया की बात छोड़ दे, तो समझिए कि कन्वर्सन की बात हो रही है, और यही वो कन्वर्सन है जहाँ पर फिजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट, अचानक व्यक्ति कांप वाँप के गिर जाएगा, जैसे इपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, ठीक है, मिर्गी का दौरा जैसे पड़ता है, वैसे ही इपिलेप्सी के दौरा की तरह हिस्टीरिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट। लेकिन ये नॉन इपिलेप्टिक सीजर होते हैं, ठीक है। ये जो दौरा होगा वो एपिलेप्टिक नहीं होगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिलेप्टिक सीजर और नॉन एपिलेप्टिक सीजर? क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि एपिलेप्सी का दौरा कहीं भी हो सकता है। आप ट्रेन में खड़े हैं, दरवाजे पर आपको दौरा पड़ गया और आप गिर गए, ठीक है। लेकिन हिस्टीरिया का जो दौरा पड़ेगा वो ठीक वहीं पर पड़ेगा जहां आपको बचाने वाले लोग मौजूद होंगे। समझ गई? बिटवीन द सोसाइटी, बिटवीन द पॉपुलेशन, ठीक वहां पर दौरा पड़ेगा आपको, ठीक है, जहां पर लोग आपकी मदद के लिए फौरन आ जाएं। हैं? इसको अटेंशन सीकर तो नहीं बोल सकते? हाँ हाँ, बोल सकते हैं। सीकर नहीं बोलते हैं, अटेंशन जहाँ उसको मिल जाए, जहाँ उसको मदद मिल जाए, ये दौरा उसको वहीं पड़ेगा। सर इसको डिफेंसिव रिएक्शन बोल सकते हैं? डिफेंसिव रिएक्शन नहीं है ना, कन्वर्सन है क्या, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो बचाने के लिए न कर रहा है। अब हमको आपसे लड़ना है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, लड़ाई, और अचानक हम देखा कि सारे लोग खड़े हैं और हम थरथरा के एकदम कांप के गिर जाएं, तो क्या होगा? लड़ाई होगी? नहीं होगी। लोग हमारी मदद के लिए आ जाएंगे, अरे अरे तो बीमार, अरे बेहोश हो गया, उठाओ उठाओ उसको ले चलो हॉस्पिटल। लोग हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। हमने लड़ा भी नहीं, हारे भी नहीं, और अपने ईगो को बचा लिया। तो कन्वर्सन हिस्टीरिया जो है, जो मॉडर्न हिस्टीरिया है, इसमें सीजर देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका कारण डिस्ट्रेस होता है। और डिस्ट्रेस क्या है आपका? अननोइंगली होता है ये कि नोइंगली, जानबूझ के होता है, अनकॉन्शियस लेवल पर, जानबूझ के। लेकिन ये अनकॉन्शियसली होता है। फिर वो तो कॉन्शियस लेवल पे हो, कॉन्शियस लेवल पे होता है, लेकिन इसको कैसे कहा जाए